हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 6 प्लीडिंग जनरली, इस ऑर्डर 6 के हम रूल 1 से लेकर के रूल 11 तक आज डिस्कस करेंगे। इसमें ये जो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 है, ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके सीपीसी के पार्ट हैं। इसलिए ऑर्डर 6 को और ऑर्डर 7 को समझना बहुत जरूरी है। ऑर्डर 6 में जो रूल 1 कहता है, वो रूल 1 है इसका प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या होती है, इसके बारे में रूल 1 बताता है। तो प्लीडिंग प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को मिला करके हम प्लीडिंग कहते हैं। चाहे वो प्लीडिंग हो, चाहे वो प्लेंट हो और चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, उसे हम प्लीडिंग कहते हैं, उसको हम प्लीडिंग कहते हैं। उसमें एक तरफ व्यक्ति जो वादी है, प्लेंटिफ है, वो अपने तथ्यों को एक्सप्लेन करता है, और दूसरी तरफ जो प्रतिवादी है, अपोजिट पार्टी है, वो अपने तथ्यों को एक्सप्लेन करता है किसमें, रिटन स्टेटमेंट में। इसलिए इसको हम प्लीडिंग, दोनों जो अपने तथ्यों को एक्सप्लेन करते हैं उसे हम प्लीडिंग कहते हैं। अब इसका रूल 2 आता है, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। अब इसमें कहा जो प्लीडिंग है, प्लीडिंग में क्या क्या होना चाहिए। प्लीडिंग में एक ही बात केवल इंपॉर्टेंट है कि प्लीडिंग में मटेरियल फैक्ट्स को, तात्विक तत्वों को ही लिखना चाहिए, एविडेंस को नहीं। अगर आप एविडेंस को लिखते हैं तो वो गलत होगा। एविडेंस हमें प्रूव करने होते लास्ट में। एविडेंस जब तात्विक तत्व लिखेंगे, जो मटेरियल फैक्ट्स लिखेंगे, जैसे आपका मान लेते हैं कि सेल डीड है, तो आप सेल डीड का डिटेल उसमें क्या लिखेंगे कि फला व्यक्ति ने फला तिथि को इस लैंड के इतने रकबे को इसके पक्ष में इतने पैसे में किया था, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस में ये दर्ज है। ये इसका मटेरियल फैक्ट हो गया। अब उसके अंदर की बातें जितनी हैं वो उसकी क्या हो गई, बाद में प्रूव की जाएंगी। पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया, मिला कि नहीं मिला, किसने जानबूझ करके किया, क्या विटनेसेस थे, ये सब चीजें एविडेंस हो गया। ये एविडेंस हम लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में प्रूव करेंगे अपने मटेरियल फैक्ट को। तो इसका रूल 2 यही कहता है कि प्लीडिंग में केवल हमको मटेरियल फैक्ट लिखना है, हमको एविडेंस के बारे में नहीं लिखना, एविडेंस में नहीं देना है, एविडेंस के बारे में नहीं लिखना है। अब इसका रूल 3 आता है, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। रूल 3 इसका कहता है, रूल 2 में अभी और इसमें पार्ट बताए गए। रूल 2 में तो ये बात कह दी गई कि इसमें मटेरियल फैक्ट को लिखना होगा और एविडेंस को लिखना नहीं होगा। अब इसका सब क्लास 2 कहता है कि जो हम मटेरियल फैक्ट लिखेंगे, वो मटेरियल फैक्ट पैराग्राफ्स में डिवाइड होगा। हर बात एक पैराग्राफ में लिखी जाएगी, हर एक बात कितने, एक पैराग्राफ में, पैराग्राफ वाइज लिखते जाएंगे। और दूसरी बात इन्होंने कह दिया कि उनको सीक्वेंस होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट घटनाएं जो हुई हैं उनको सीक्वेंस से लिखेंगे, सीक्वेंस से लिखेंगे। ये नहीं कि बाद की घटना पहले हो गई, पहले की घटना बाद को, उनको सीक्वेंस में लिखेंगे और वहां पर नंबर डालेंगे, नंबर 1 2 3 4, या 1 का पार्ट ए, 1 का पार्ट बी, नंबर डाल करके उसको सीक्वेंस में लिखा जाएगा। अब इन्होंने तीसरी बात कहा, कॉन्टेक्ट ऑन सेपरेट पैराग्राफ्स। जो हमारे विशेष कंटेंट्स, जो कंटेंट सेपरेट पैराग्राफ्स में लिखे जाएंगे। जो एक बात हो गया एक पैराग्राफ का, दूसरी बात हो गया एक टॉपिक का, वो दूसरे पैराग्राफ, दूसरे कंटेंट्स में लिखे जाएंगे। तीसरी बात इन्होंने इसका सब रूल 3 कर दिया। ये इंपॉर्टेंट सब रूल है कि इसका सब रूल 3 कह दिया है कि जो डेट होंगी, जो सम्स होंगे, आंकड़े होंगे, और जो संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगे, उन्हें अंकों में भी लिखा जाएगा और शब्दों में लिखा जाएगा। क्या चीज, जो सम होंगे, जो आंकड़े होंगे,
जो नंबर होंगे और जो डेट्स होंगी उन्हें अंकों में भी लिखा जाएगा और शब्दों में भी लिखा जाएगा। इसीलिए लिखते हैं कि अंक अगर लिखा है तो कभी भी छोटा करके उसको बदल सकता कोई, लेकिन अगर अंक और शब्द दोनों में लिखा हुआ है तो उसे बदलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। मतलब क्लाइंट में बिना कोर्ट की अनुमति के चेंज करना टफ हो जाता है कि डेट को हम चेंज करें, ऐसा नहीं हो पाता। अब इसका रूल थर्ड कहता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग रूल थर्ड कहता है, तो फॉर्म मतलब जो प्लीडिंग होगी वो किस फॉर्म में बनाई जाएगी, किस तरीके से उसका सेट कैसा होगा। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो परिशिष्ट का है, जो हमारे पास में अपेंडिक्स ए है जो इस सीपीसी के बाद में बनी हुई है, उसमें इसका प्लीडिंग का फॉर्म दिया हुआ है कि इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले क्या लिखा जाएगा, दूसरे बैग क्या लिखा जाएगा, थर्ड क्या लिखा, उसका एक फॉर्म दिया हुआ है। उस फॉर्म के तहत ही हम प्लीडिंग को बनाएंगे। जैसे वो दिया हुआ उसी सेट के रूप में हम प्लीडिंग को बनाएंगे। अब इसका रूल 4 कहता है पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। जो पार्टिकुलर्स हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उन्हें हम जो पार्टिकुलर्स हैं, रूल 4 में कहा कि जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना, जहां जरूरी है वहां पार्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, पार्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। अब पार्टिकुलर्स में क्या आएगा कि जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन है, या फ्रॉड है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या विलफुल डिफॉल्ट है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ऐसी चीजें अगर किसी के साथ में हुई है, सपोज करते कि एक एग्रीमेंट लिखा गया और एग्रीमेंट में उन्होंने वो क्या किया कि उसको बदल करके रब करके दूसरी चीज उसमें अंकित कर दी, तो वो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। अब पहले रखा हुआ है, पहले से हमारा एग्रीमेंट दूसरा हुआ, अब उसको चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो इस तरीके की बातें कि पहले ये था अब ये हो गया, तो ये जो फ्रॉड हुआ इसकी जो हमारी नेसेसरी है चीजें, वो चीजें लिखनी पड़ेंगी कि पहले ये था और बाद में ये हो गया। तो जो हमारे साथ में फ्रॉड हो रहा है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या विलफुल डिफॉल्ट हो रहा है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, इनके जो तात्विक चीजें हैं, जो विशिष्टताएं हैं, उन्हें भी लिखा जाएगा। अब इनका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम, ये बात इसमें रूल 4 में कह दी गई। अब रूल 5 जो है इसमें से रिपेल्स कर दिया गया, निकाल दिया गया। रूल 6 पे बात करते हैं। रूल 6 इसमें कहा कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट। रूल 6 इसका कहता है पूर्वभाव्य शर्त, पूर्वभाव्य शर्त मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट। अब ये 6 में क्या आता है कि कंडीशन प्रेसिडेंट के पूर्वभाव्य की कोई शर्त है, पूर्वभाव्य की कोई शर्त है, उससे लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए, उसके बारे में ये बात करता है। तो अब जैसे इसमें कहा कि मान लेते हैं कि पूर्वभाव्य शर्त है, घटना जिस दिन घटी हुई, जब हम केस को फाइल करने जा रहे हैं, उसके पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, क्या चीज, उस घटना का जब से शुरुआत हुई थी, वो तब से लेकर के और जिस दिन तक हम दावे को फाइल कर रहे हैं, हमें ये पूर्वभाव्य शर्तें हुई कि क्रम वाइज घटनाएं क्या क्या घटी है, ये बाद की घटनाएं हैं, और जो अब इसके बाद घटेंगी उनके बारे में कोई बात नहीं कि वो पूर्व में हमको ऐसा करेगा या इसका बेच देगा, वो बात लिखी जाएगी, लेकिन उसको यहाँ पर मेंशन नहीं है, मतलब उसके एविडेंस नहीं होंगे। इसके क्या है कि जो पहले की शर्तें हैं, जो पूर्व जब से एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के बाद में आपको पोजीशन मिला, पोजीशन के बाद दूसरे व्यक्ति ने अपना एग्रीमेंट दिखाया, अब यहाँ से क्या हुआ, विवाद पैदा हुआ। तो हमें उन सारी चीजों को, घटनाओं को क्रम वाइज दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो पूर्वभाव्य शर्त हो, क्या होनी चाहिए, प्रीसीडेंट कंडीशन, पहले की कंडीशंस होनी चाहिए, वो सब सीक्वेंस से दिखानी है। ये बात रूल 6 कहता है। अब रूल 7 कहता है इसका डिपार्चर। रूल 7 इसका डिपार्चर के बारे में बात करता, फेरबदल। रूल 7 तो इन्होंने कहा कि अगर कोई नया ग्राउंड कोई उठा देता है, कोई नया ग्राउंड, फेरबदल का मतलब पहले दूसरा था
अब दूसरा है, तो फेर बदल का कोई ग्राउंड उठा देता है तो वो चीजें इसमें नहीं मेंशन होनी चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए जो फेर बदल हो जाए। नो एक्सेप्ट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लिंग। अब इसकी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसे क्लियर कम होगा कि प्रूफ मतलब न्यू ग्राउंड क्या होगा। अब मान लेते हैं कि एक कंडीशन हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था एक मकान का। उस मकान में कहा गया था कि इसमें 4 लोग रहेंगे और 4 लोग रहने पर इतना किराया देंगे और इसका ये इतना इतना मेंटेनेंस रखेंगे, इसका लाइट का खर्चा अलग से देंगे, पानी का खर्चा अलग से देंगे। ये हमारा एग्रीमेंट किसी से हुआ था। अब इस एग्रीमेंट के बाद में चेंज कर दिया जाता है। बाद में क्या चेंज कर दिया जाता है कि उसमें से 8 लोग रहेंगे। अब पहले 4 लोगों की बात हुई थी, अब क्या हो रहा, 8 लोग रहेंगे। तो अब ये न्यू घटना हो गई। तो हमें किस घटना पे हमें फार्म करना है, हम किस घटना को लेकर के चलेंगे, जो पहले एग्रीमेंट हुआ था। तो हम पहले की बात को ही मानेंगे, पहले की एग्रीमेंट को ही मानेंगे, पहले के ही दावे को मानेंगे और पहली वाली ही बात को लेकर के चलेंगे। ये बात क्या हो गई, विवाद का विषय हो गई कि ये चीज गलत हुई, तो उसके बारे में हम प्लेन में लेकर नहीं चलेंगे। मुझे अब मैं चेंज कर दिया तो ये रिलीफ चाहिए, वो पहले वाली बात या तो क्लोज हो जाए या तो नहीं क्लोज होती तो नया ग्राउंड नहीं उठाया जाना चाहिए, नया ग्राउंड नहीं लिखना चाहिए। जो ओल्ड ग्राउंड है सीरियल वाइज उन्हीं को लेकर के चलेंगे। इसको रूल 7 कहता है। अब रूल 8 कहता है डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल 8 कहता है संविदा का प्रत्याख्यान। अब इसका रूल 8 कहता है डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रूल 8 में कहा गया है कि जो संविदा का अभिकरण है, अगर विरोधी पक्षकार, अपोजिट पक्षकार कोई बात कहता है तो हम उसको डिनाइल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, हम उसको डिनाइल कर सकते हैं। और डिनाइल का जो एविडेंस होगा, क्यों डिनाइल किया उसका एविडेंस होगा, तो एविडेंस तो इसमें लिखते नहीं है, एविडेंस क्या होगा, बाद में प्रूव किया जाएगा। सपोज करते उन्होंने कहा कि इनका जो एग्रीमेंट है वो फेक है, गलत है, उसका पेमेंट नहीं किया गया, तो हम इसमें उसको लिख सकते हैं कि भला कि ये शर्त गलत है इसलिए स्वीकार नहीं है। अब इस बात को हमने डिनाइल कर दिया। डिनाइल के बाद में क्या होगा, जब एविडेंस की टाइम आएगा तो क्यों डिनाइल किया वो एविडेंस में प्रूव करना पड़ेगा। एविडेंस में प्रूव कर देंगे तो हमारा डिनाइल करेक्ट हो जाएगा। तो रूल 8 यही कहता है कि हमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर देना उसी समय। अगर एक्सप्लेन कर दिया तो एविडेंस खत्म हो गया। हमें क्या करना है कि उन चीजों को डिनाइल कर देना है, उन चीजों को जो है अगर नहीं है डिनाइल कर देना। डिनाइल करके जब वो हमारा एविडेंस का टाइम आएगा तो उसको हम प्रूव कर लेंगे। अब इसका रूल 9 कहता है इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। रूल 9 इसका कहता है दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना। अभी इसमें पहली बात आई थी कि हम किसी दस्तावेज को डिटेल से मेंशन नहीं करते, उसके क्या है मटेरियल फैक्ट को करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि किसी के हम एग्रीमेंट को कर रहे हैं, एग्रीमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, तो उसका एक विशिष्ट पार्ट क्या हुआ कि वो एग्रीमेंट 3 सालों के लिए किया जा रहा है। ये इंटरनल बात हो गई। तो इन्होंने कहा कि दावे में जो रूल 9 में कहा कि आंतरिक तत्व क्या होगा, आंतरिक तात्विक तत्व क्या होगा कि 3 वर्षों के लिए ये एग्रीमेंट किया जा रहा। अगर 3 वर्षों के भीतर पेमेंट दे देंगे तो इनके हक में उसका जो बैनामा है वो कर दिया जाएगा। ये इंटरनल उसका तात्विक तत्व हो गया। तो इसमें कहा गया कि उस बात को मेंशन किया जा सकता है, उस बात को भी लिखा जा सकता है। रूल 9 में कहा जो दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जा रहा है। प्रभाव क्या हो रहा है, यही बात का प्रभाव किया जा रहा है कि 3 वर्ष के अंदर उसको बैनामा करवा लेना, अदरवाइज
डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इस 2-3 वर्ष की बात करी गई, ये इसका क्लियर पॉइंट हुआ। यही इसको कहा कि दस्तावेज का प्रभाव क्या होगा, प्रभाव का कथन जो होगा उसको करना होगा। ये रूल 9 में कह दिया गया। अब रूल 10 में कहा मैलिस, नॉलेज एक्सेप्ट्रा। रूल 10 में कहा कि जहां मटेरियल फैक्ट लिखना है, लेकिन जहां मटेरियल फैक्ट में मैलिस विद्वेष हुआ है, या फ्रॉडलेंट हुआ है, या इंटेंशन है, नॉलेज है, और अदर कोई भी कंडीशन ऐसी है जो उसके दिमाग में है, उस व्यक्ति के दिमाग में है, तो उस तथ्य के रूप में उसे लिखना होगा, तथ्य के रूप में, ना कि एविडेंस के रूप में, उसे तथ्य के रूप में लिखना होगा कि फला व्यक्ति ने इससे ये फ्रॉड कर लिया है, ये फ्रॉड कर लिया है, ये उसने मैलिस किया है, ये उसने इंटेंशनली काम किया है, वो उसने इंटेंशनली, सपोज करते हैं एक का हमें एग्रीमेंट किया और उसने बीच में दूसरे को बेच दिया, तो अब क्या होगा, ये इंटेंशन हो गया कि इसको बेवकूफ बनाए, इसको हम इसके साथ फ्रॉड करें, इसके साथ चीटिंग करेंगे और इससे भी पेमेंट ले लेंगे और सेल करके दूसरे से भी पेमेंट ले लेंगे। तो अब इस बात को जो उसने फ्रॉड किया है, जो फ्रॉडलेंट है, जो इंटेंशन था उसका और जो हमारे नॉलेज में आया है, उस बात को भी लिखना होगा। जो हम अदर पर्सन के माइंड में है, उस बात को भी तथ्य के रूप में लिखना चाहिए। ये रूल 9-10 कहता है। अब रूल 11 इसका कहता है नोटिस। नोटिस का मतलब सूचना। सूचना के बारे में बात कहा कि जब तक किसी तथ्य, बात या वस्तु की सूचना तात्विक न रीजनेबल ना हो, तब तक नहीं लिखी जानी चाहिए। अब इसके क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति आया, अरे उस मकान को बेच रहे हैं, दूसरा आया, अरे उस मकान को बेच रहे हैं। ये बात नहीं है। हम जब न्यायालय में जा रहे हैं तो हमारा फैक्ट जो है पक्का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि भला व्यक्ति ने इस तिथि को इससे इतने रुपए में भी एग्रीमेंट कर लिया और उसके पहले ये मुझे कर चुके, ये बात क्या हो गई, तात्विक हो गई। तो अब इसमें रूल 11 में कहा कि नोटिस, जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है, जो सूचनाएं जब तक कि वे तात्विक नहीं हो, मतलब कि स्पेसिफिक ना हो, तब तक उन्हें नहीं लिखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे जनरली लिखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो तात्विक होगी, उसका कोई तत्व होगा और उसका कोई रीजन होगा, उसका कोई प्रूफ होगा, उसका कोई एविडेंस होगा हमारे पास में। कहीं सुनाई बातों को इसमें मेंशन नहीं किया जाता। इसमें उन्हीं बातों को मेंशन करते हैं जिसका तात्विक तत्व होता है, जिसका कोई स्पेसिफिक बात होती है, उसी बात को लिखा जाना चाहिए। और ऐसे बातों को नोटिस में नहीं, मतलब उसमें नहीं लिखा जाना चाहिए। या किसी के इंफॉर्मेशन को हम रिटन में दें तो उसे लिखा जाना चाहिए। तो अभी इसमें से हमने ऑर्डर 6 का जो प्लीडिंग जनरली थी कि दावे में क्या क्या होगा या जवाब दावे में क्या क्या होगा, उन बातों के बारे में हम समझ रहे हैं कि इसमें रूल 1 से लेकर के रूल 11 तक क्लियर कर लिए हैं। अब रूल 12 से लेकर के लास्ट तक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।